जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आईसीटी की हमारी सीरीज चल रही थी उसको हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। और प्यारे साथियों, हमने कल वाली क्लास में ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ लिया था कि ट्रांसलेटर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। प्यारे साथियों, टोटली तीन प्रकार के ट्रांसलेटर थे, जिसमें एक का नाम था प्यारे साथियों इंटरप्रेटर, दूसरे का नाम था कंपाइलर और तीसरे का नाम था असेंबलर। इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि असेंबलर क्या काम करता है। कंपाइलर दो प्रकार का होता है, एक सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होता है और एक स्टैंडर्ड कंपाइलर होता है। ये दोनों के दोनों कंपाइलर किस तरीके से काम करते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसलेटर है प्यारे साथियों इंटरप्रेटर। इसके बारे में मैंने आपको कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था कि आखिरकार इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करता है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो भी हमने कल अच्छे से कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम प्यारे साथियों पढ़ रहे हैं फिलहाल भी फर्मवेयर के बारे में। हमारा सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे। सॉफ्टवेयर के टोटल 5 घटक थे। 5 घटक में प्यारे साथियों इसका जो तीसरा घटक है वो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल में फर्मवेयर। फर्मवेयर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है भाई। जो फर्मवेयर वो क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो किसी खास हार्डवेयर को कंट्रोल करने तथा एक दूसरे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक छोटे से चिप जिसे रोम कहा जाता है में स्टोर रहता है। अब प्यारे साथियों, जो फर्मवेयर वो काम क्या करता है। फर्मवेयर प्यारे साथियों जो किसी खास हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए तैयार किया जाता है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो फर्मवेयर है वो किसी एक खास हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे आप चाहते हो कि मैं कंप्यूटर के इनपुट सिस्टम को कंट्रोल करूं, तो आप कंप्यूटर के इनपुट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक खास तरीके का सॉफ्टवेयर तैयार करवाओगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहेंगे। आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर का हार्डवेयर, सपोज दैट माउस है, माउस को आप अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहते हो, माउस से आप अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहते हो, आप माउस को कंट्रोल करना चाहते हो, माउस को आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, तो प्यारे साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, एक माउस को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर तैयार करवाना पड़ेगा। और उस सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलोगे प्यारे साथियों, फर्मवेयर बोलोगे आप। ठीक है, तो कंप्यूटर के किसी एक स्पेसिफिक हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम काम लेते हैं प्यारे साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, या फिर आप दो हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हो, दो हार्डवेयर को आपस में जोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी प्यारे साथियों आप फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का ही यूज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन बनता है हमारे दिमाग में कि फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहाँ पर स्टोर रहता है, तो रोम में ये प्यारे साथियों स्टोर रहता है। बिना फर्मवेयर के किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को डिजिटल तौर पर कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, बिना फर्मवेयर के आप किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि आप हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों आपको हर हाल में फर्मवेयर का यूज करना ही करना पड़ेगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को यूजर फ्रेंडली एवं डिजिटल बनाने के लिए फर्मवेयर का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसे आप यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हो। अब यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है प्यारे साथियों, यूजर फ्रेंडली का मतलब है यूजर के अकॉर्डिंग, जहां पर यूजर को काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, तो उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं कि भाई यूजर के बिल्कुल फ्रेंडली है वो। तो किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यदि यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो उसके लिए प्यारे लाडलो आपको फर्मवेयर डिवाइस का यूज करना ही पकड़ना पड़ेगा, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। अब आगे आता है चौथे नंबर पर डिवाइस ड्राइवर। यह भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। प्यारे साथियों जो डिवाइस ड्राइव है ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है
जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में हमारी सहायता करता है। यह हार्डवेयर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है। डिवाइस ड्राइव क्या होता है प्यारे साथियों? जो डिवाइस ड्राइव है यह भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में हमारी सहायता करता है। यह हार्डवेयर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है। अब हम आगे बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह पांचवा है। यह एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का विश्लेषण, अनुरक्षण एवं अनुकूलन करने में हमारी मदद करता है। प्यारे लाडलो, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो एक सिस्टम प्रोग्राम होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का विश्लेषण, अनुरक्षण और अनुकूलन करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये बात भी आपको सही ढंग से याद करनी है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का विश्लेषण, अनुरक्षण और अनुकूलन करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संसाधन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी आदि की क्षमता को बढ़ाता है। प्यारे साथी, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, यह कंप्यूटर के जो संसाधन क्षमता है उसको बढ़ाता है। जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है ये। तो ये बात भी आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखनी है कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर संसाधन की क्षमता को बढ़ाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेमोरी की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा निष्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा निष्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अवांछनीय प्रोग्राम, वायरस, स्पाईवेयर और मेलवेयर आदि से सुरक्षित रखता है। अब ये वायरस क्या है, स्पाईवेयर क्या है, मेलवेयर क्या है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन हमें फिलहाल में केवल इतना ही पढ़ना है कि कंप्यूटर के जो अवांछनीय प्रोग्राम है जैसे वायरस है, स्पाईवेयर है, मेलवेयर है, इनसे सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। यह सॉफ्टवेयर विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया जाए। प्यारे साथियों, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन सभी को व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो लाडलो, ध्यान रखना है आपको कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसको सर्विस रूटीन्स या सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है प्यारे साथियों, ये सर्विस रूटीन्स या सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं इसको। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम सर्विस रूटीन्स या सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अनुरक्षण करके कंप्यूटर की कार्य क्षमता, जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्यारे साथियों कंप्यूटर के अनुरक्षण क्षमता को या कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसको हम सर्विस रूटीन या सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार है जैसे फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स हैं, बैकअप एंड रिकवरी टूल्स हैं, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेजर हैं। तो प्यारे साथियों, ये 5 हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, जिसमें पहला है फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, दूसरा है फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स, तीसरा है बैकअप एंड रिकवरी टूल्स, चौथा है सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और पांचवा है डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेजर। तो ये 5 है प्यारे साथियों यूटिलिटी प्रोग्राम के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करवाता है। इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको हम एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतिम उपयोगकर्ता और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है जैसे वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र है, एक्सेल एप्लीकेशन है। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ कि आपको उसको किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से उसको तैयार करना है। प्यारे साथियों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम एक बार पढ़ लिए हैं, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपने बहुत सारी बार सुना होगा, कोचिंग का एप्लीकेशन है, किसी एक विशेष काम के लिए हम एप्लीकेशन तैयार करवाते हैं। भाई किसी भी विशेष काम के लिए हम क्या करवाते हैं, एप्लीकेशन तैयार करवाते हैं। जैसे मैंने अपनी कोचिंग का एप्लीकेशन तैयार करवा रखा है, ऐसे जितने भी टीचर्स हैं वो अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार एप्लीकेशन तैयार करवा रखे हैं। अब एप्लीकेशन क्या है प्यारे साथियों, एक सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन हम कैसे तैयार करवाते हैं, किसी भी कंपनी से अपनी आवश्यकता के अनुसार हम एप्लीकेशन तैयार करवाते हैं। तो आपने इतना तो समझ लिया ही होगा प्यारे साथियों कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हम अपनी खुद की आवश्यकता के लिए तैयार करवाते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करवाते हैं। हमें जैसी आवश्यकता है हम बिल्कुल ठीक उसी के अनुसार एप्लीकेशन तैयार करवा लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के विशेष कामों को करने के लिए तैयार किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करता है। इसको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतिम उपयोगकर्ता और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र है और एक्सेल एप्लीकेशन है। एक्सेल एप्लीकेशन, वेब ब्राउज़र और वर्ड प्रोसेसर, ये प्यारे साथियों तीनों की तीनों किसके एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, किस तरीके से काम करता है। भाई इंटरनेट, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट ना हो तो आज के टाइम में तो मोबाइल का कोई काम ही नहीं ले सकते हम। फिर हमारा मोबाइल किसके लिए बचेगा, या तो केवल फ़ोटो खींचने के लिए बचेगा या फिर कैलकुलेटर को यूज करने के लिए बचेगा। यदि नेट नहीं होगा तो हम किसी काम में नहीं ले सकते अपने मोबाइल को। तो अब हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। आज मैंने आपको अभी तक जो पढ़ा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाया है और इसके अलावा फर्मवेयर के बारे में पढ़ाया, इंटरफेस के बारे में पढ़ाया है। तो लगभग 12 मिनट का मैंने जो भी पढ़ा है उसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। 1.75 की स्पीड करो और अब भी इसका क्विकली तरीके से रिवीजन करो, ठीक है। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसका स्पीड से रिवीजन कर लो एक बार आप। और चलो साथ के साथ मैं भी करवा देता हूँ आपको रिवीजन। देखो, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए तैयार किया जाता है। यदि आप किसी एक स्पेशल हार्डवेयर को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर बनवाना होगा। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर सामान्यतः प्यारे साथियों रोम में स्टोर रहता है, ठीक है। डिवाइस ड्राइव कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में हमारी सहायता करता है। यह हार्डवेयर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस का प्रदान करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का विश्लेषण, अनुरक्षण और अनुकूलन करने में हमारी मदद करता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संसाधन जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी आदि की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा निष्पादन क्षमता को बढ़ाता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अवांछनीय प्रोग्राम जैसे वायरस है, स्पाईवेयर है, फर्मवेयर है, इनसे सुरक्षित रखता है। तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर को अवांछनीय प्रोग्राम जैसे वायरस है, स्पाईवेयर है, मेलवेयर है, इनसे सुरक्षित रखने का काम कौन करता है प्यारे साथियों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। यह सॉफ्टवेयर विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि को व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अनुरक्षण करके कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसको हम सर्विस रूटीन्स या सर्विस प्रोग्राम भी कह सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार है जैसे फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है, बैकअप एंड रिकवरी टूल्स है, सिक्योरिटी प्रोग्राम है, डिस्क क्लीनर और डिस्क मैनेजर है। तो ये प्यारे साथियों 5 क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं जिनको आपको थोड़ा सही ढंग से याद करना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स हैं,
बैकअप एंड रिकवरी टूल्स हैं, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेजर है। तो ये 5 के 5 क्या है प्यारे साथियों, यूटिलिटी प्रोग्राम के एग्जाम्पल हैं। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे किसी एक विशेष काम को करने के लिए तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत की पूर्ति करने के अनुसार आप इसको तैयार करवा सकते हो। इसको हम एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। हम इसको यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम भी कह सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, एक्सेस एप्लीकेशन है, ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब हम इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका की सेना ने की थी। युद्ध की स्थिति में संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए इंटरनेट का निर्माण किया गया था। प्यारे साथियों, पहली बात ध्यान रखना आपको, इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। भाई इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात की इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका ने की। युद्ध की स्थिति में संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए इंटरनेट का निर्माण किया गया। युद्ध की स्थिति में संचार व्यवस्था को बिल्कुल सुरक्षित बनाने के लिए इंटरनेट का आविष्कार किया गया था। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग की एक अपरा एजेंसी थी। अब इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि अपरा का फुल फॉर्म क्या है। अपरा का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग की, ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग की एक अपरा कंपनी थी। अपरा का फुल फॉर्म है, ए का मतलब है एडवांस्ड, आर का मतलब है रिसर्च, पी का मतलब है प्रोजेक्ट्स और ए का मतलब है एजेंसी, ने अपरा नेट की शुरुआत की थी। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग की एक अपरा कंपनी थी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसने अपरा नेट की शुरुआत की थी। तो प्यारे साथियों, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अपरा नेट से हुई थी। अपरा नेट की शुरुआत किसने की थी? अमेरिका की एक रक्षा विभाग की अपरा एजेंसी ने की थी। कब की थी? 1969 में की थी। अपरा नेट का उद्देश्य आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित करना था। जो अपरा नेट की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों, जो अपरा नेट की शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत होने का सबसे मुख्य उद्देश्य था आपात स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में आपस में संपर्क स्थापित करना। तो अपरा नेट का मुख्य उद्देश्य था आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित करना। 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, ठीक है, 1980 में NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क NSF नेट को तैयार किया। यह पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था जिसमें इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग हुआ था। तो प्यारे साथियों, 1980 में NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक नेटवर्क NSF नेट की शुरुआत की, और ये पहला बड़े पैमाने का एक नेटवर्क था जिसमें इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। अब ये सारी चीज़ें अब केवल और केवल याद करने की, रटने की, यहाँ पर समझने का कुछ है नहीं। 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क NREN की स्थापना की गई। तो प्यारे साथियों, 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क NREN की स्थापना की गई। NREN का मुख्य उद्देश्य था शोध एवं शिक्षा से संबंधित सूचनाओं के संप्रेषण के लिए हाई स्पीड नेटवर्क को विकसित करना। तो प्यारे साथियों, ध्यान से सुनना, 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क NREN की स्थापना की गई थी। 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क NREN की स्थापना की गई। NREN का मुख्य उद्देश्य था शोध एवं शिक्षा से संबंधित सूचनाओं के संप्रेषण के लिए हाई स्पीड नेटवर्क को विकसित करना। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है, ठीक है। यह ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि जो इंटरनेट है इसको हम सूचना का सुपर हाईवे भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बोला जाता है इसको। भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त 1995 में किया गया था। तो ये पूरी डेट याद करनी है आपको कि भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया।
भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 को किया गया। ज़्यादातर इंटरनेट सेवा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करती हैं। ये बात आपको बहुत सही ढंग से याद करनी है प्यारे साथियों कि ज़्यादातर जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती हैं। तो ज़्यादातर इंटरनेट सेवाएं प्यारे साथियों क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती हैं। जब कोई कंप्यूटर फाइल रिसीव कर रहा होता है तो क्लाइंट कहलाता है, तथा जब वह फाइल सेंड कर रहा होता है तो वह सर्वर बन जाता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ज़्यादातर जो इंटरनेट सेवा है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती है। किस पर? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती है। अब क्लाइंट का मतलब क्या है? खरीदने वाला। क्लाइंट का मतलब क्या है? खरीदने वाला। भाई आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि यार दुकान पर क्लाइंट आया हुआ है, जल्दी आ। तो क्लाइंट का मतलब क्या होगा? खरीदने वाला है, जिसको हम ग्राहक भी कह सकते हैं। तो जो फाइल प्राप्त कर रहा है, जिसको फाइल मिल रही है, उसको हम क्या कहेंगे? क्लाइंट कहेंगे। और जो फाइल भेजने का काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सर्वर कहेंगे। इंटरनेट से जुड़ने के माध्यम, अब प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे इंटरनेट से जुड़ने के कुछ माध्यम हैं, कुछ ऐसे मीडियम्स हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट से आपस में जुड़ पाते हैं। पहला है डायल अप कनेक्शन, दूसरा है DSL, तीसरा है केबल, चौथा है उपग्रह, पांचवा है मोडेम और छठा है ISDN। तो इंटरनेट से जुड़ने के कुछ माध्यम है। पहला डायल अप कनेक्शन है, दूसरा DSL है, तीसरा केबल है, चौथा उपग्रह, पांचवा मोडेम है और छठा ISDN है। तो प्यारे साथियों इंटरनेट से जुड़ने के ये टोटल 6 माध्यम है, जिसमें पहला डायल अप कनेक्शन है, दूसरा DSL है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, जो मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा। आपके यहाँ पर तो केवल इतना बता देता हूँ कि DSL का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है। केबल है, उपग्रह, मोडेम है और ISDN है। ये 6 क्या हैं प्यारे साथियों? इंटरनेट से जुड़ने के माध्यम हैं। तो इंटरनेट से जुड़ने के माध्यम कितने हो गए प्यारे साथियों? टोटल 6 हो गए। डायल अप कनेक्शन हो गए, DSL हो गए, केबल हो गए, उपग्रह हो गए, मोडेम हो गए और ISDN हो गया। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। अब भाई इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंटरनेट के कनेक्शन के प्रकार। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला इंटरनेट सेवा है, दूसरा मोडेम है और तीसरा वेब ब्राउज़र है। ये बात आपको बहुत सही ढंग से याद करनी है प्यारे साथियों कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम सामान्यतः 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पहला है इंटरनेट सेवा, दूसरा है मोडेम और तीसरा है वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट सेवा, मोडेम और वेब ब्राउज़र, इन तीनों के माध्यम से हम इंटरनेट को बिल्कुल आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्शन सेवाओं के कुछ प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले हम डायल अप कनेक्शन को पढ़ते हैं कि डायल अप कनेक्शन क्या होता है। डायल अप एक ऐसा सेवा है जो एक मानक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। प्यारे साथियों जो डायल अप कनेक्शन है वो हमें एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। डायल अप कनेक्शन प्यारे साथियों एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जो डायल अप कनेक्शन है ये एक मानक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन है। डायल अप कनेक्शन है जो एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। डायल अप कनेक्शन आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है। इसमें कंप्यूटर से जोड़ने के लिए फोन लाइन की आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो जो डायल अप कनेक्शन है इसमें इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है।
डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का क्या है, इंटरनेट है। डायल अप कनेक्शन है, इसमें इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर से जोड़ने के लिए फ़ोन लाइन की आवश्यकता होती है। इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट की स्पीड के मामले में बात की जाए तो सबसे धीमी गति से इंटरनेट सुविधा मिल पाती है इसमें। तो एक बार दोबारा से डायल अप कनेक्शन को पढ़ लेते हैं। डायल अप कनेक्शन में टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है। DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, यह सेवा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। प्यारे साथियों, जो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है, DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, यह सेवा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। क्या है ये? एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। यह डायल अप से अधिक तेज काम करता है। जो डायल अप कनेक्शन है उसकी तुलना में DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन ज़्यादा तेज गति से काम करता है। DSL फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो प्यारे साथियों, जो DSL है और जो डायल अप कनेक्शन है, दोनों के दोनों इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन और डायल अप कनेक्शन दोनों में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। यह प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस POTS पर आधारित है। तो जो प्यारे साथियों DSL है, जो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है, वो पोर्टस पर आधारित होता है। पोर्टस का फुल फॉर्म है प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस पर आधारित है, जो कि मूलतः कॉपर तार का बना होता है। जो कि मूलतः किसका बना होता है प्यारे साथियों? एक कॉपर के तार का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर के तार का बना होता है। तो DSL के बारे में, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन इसकी फुल फॉर्म है। यह सेवा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। यह डायल अप से अधिक तेज होता है। जो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है वो डायल अप कनेक्शन की तुलना में तेज होता है। DSL फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भाई, डायल अप कनेक्शन और DSL दोनों इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हैं। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है जो पोर्टस के नियम पर आधारित होती है। पोर्टस का फुल फॉर्म होता है प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस पर आधारित होता है। यह मूलतः कॉपर के तार का बना होता है। अब DSL भी दो प्रकार का होता है, एक ADSL होता है, एक SDSL होता है। ADSL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, और प्यारे साथियों SDSL का फुल होता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। तो जो DSL है वो सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक ADSL है, दूसरा SDSL है। सबसे पहले हम बात करते हैं ADSL के बारे में, जिसको हम एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन बोलते हैं। इसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है। यह डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र के लिए बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज की सुविधा देता है, जिसके कारण डाउनलोड की गति कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब प्यारे साथियों ADSL को मैं पढ़ के बताता हूँ। ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, इसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है। प्यारे साथियों, जो ADSL है इसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है। यह डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र के लिए एक बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज की सुविधा देता है। डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र के लिए बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज की सुविधा देता है, जिसके कारण डाउनलोड की जो गति है वो कई गुना बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं SDSL के बारे में, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। इसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है। जो सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है प्यारे साथियों, इसकी जो बैंडविड्थ है वो दोनों दिशाओं में दोनों दिशाओं में एक ही होती है। इसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों ही डाटा ट्रांसफ़र की गति समान होती है। अब ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, SDSL सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। सिमेट्रिक सेम शब्द से संबंधित है, सिमेट्रिक सेम, सिमेट्रिक सेम, सिमेट्रिक सेम, सिमेट्रिक सेम। आप ऐसे याद करो, सिमेट्रिक सेम, सिमेट्रिक सेम, सिमेट्रिक सेम। एसिमेट्रिक अलग, एसिमेट्रिक अलग, एसिमेट्रिक अलग, एसिमेट्रिक का ए,
अलग का ए, तो ए में एसिमेट्रिक अलग, एसिमेट्रिक अलग, तो दोनों में ए आ रहा है। सिमेट्रिक समान, सिमेट्रिक समान, सिमेट्रिक समान, सिमेट्रिक से, सिमेट्रिक से, सिमेट्रिक से, तो अलग और एसिमेट्रिक दोनों में ए कॉमन है, सिमेट्रिक समान दोनों में से कॉमन है। ठीक है, तो प्यारे साथियों जो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है इसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में अलग अलग होती है। जो सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होती है इसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में बिल्कुल एक समान होती है। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन इसकी इसकी डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफर के लिए बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज की सुविधा होती है, जिसके कारण डाउनलोडिंग की स्पीड कई गुना ज़्यादा होती है। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है जो ADSL है इसमें जो डाउनलोडिंग की स्पीड है वो कंपैरेटिव बहुत ही ज़्यादा होती है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यह डाउन स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र के लिए एक बहुत ही बड़ी फ्रीक्वेंसी के रेंज प्रोवाइड करवाता है। आगे हम बात करते हैं SDSL के बारे में, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। इसकी बैंडविड्थ दोनों दिशाओं में बिल्कुल एक समान होती है। इसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग और डाटा ट्रांसफर तीनों की स्पीड बिल्कुल समान होती है। जितनी स्पीड से डाटा डाउनलोड होगा, जितनी स्पीड से डाटा अपलोड होगा, उतनी स्पीड से प्यारे साथियों डाटा ट्रांसफर होगा। अब हम केबल के बारे में पढ़ते हैं। केबल क्या है? केबल सेवा केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहां पर केबल टीवी होता है। ठीक है, तो ये तो याद करने का है नहीं, यहाँ तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है जो ऑलमोस्ट आपको याद हो गई होगी कि केबल सेवा केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है। केबल सेवा केबल टीवी के माध्यम से ही इंटरनेट कनेक्ट करती है। यह उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहां पर केबल टीवी उपलब्ध होती है। उपग्रह, यह उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। ठीक है, यह ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है। तो प्यारे साथियों जो उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है, यह ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है। आगे हम बात करें मोडेम के बारे में। भाई लोगों, मोडेम की फुल फॉर्म आप अच्छे से याद करना, सबसे महत्वपूर्ण है मोडेम की फुल फॉर्म। इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत सारी बार पेपर में पूछ चुका है। मोडेम की फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। मोडेम एक डिवाइस है जो डाटा संचारित करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। मोडेम मुख्यतः सिग्नल्स को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। यह काम यह दो प्रकार से करता है। तो प्यारे साथियों मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मोडेम का फुल फॉर्म होता है। मोडेम एक डिवाइस है जो डाटा संचारित करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। डाटा संचारित करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। मोडेम मुख्यतः सिग्नल्स को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। मोडेम का प्यारे साथियों मुख्य काम क्या होता है? डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना। यह काम यह दो प्रकार से करता है। तो मोडेम प्यारे साथियों, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम एक डिवाइस है जो डाटा संचारित करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। डाटा संचारित का मतलब है डाटा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। मोडेम मुख्यतः सिग्नल्स को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। मोडेम का मुख्य काम होता है सिग्नल्स को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना। मोडेम का मुख्य काम क्या होता है? सिग्नल्स या डाटाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना। मोडेम दो प्रकार से काम करता है, एक मॉड्यूलेट का काम करता है, एक डीमॉड्यूलेट का काम करता है। प्यारे साथियों जो मोडेम है वो दो प्रकार से काम कर रहा है, एक मॉड्यूलेट का काम कर रहा है, दूसरा डीमॉड्यूलेट का काम कर रहा है। मॉड्यूलेट में क्या करता है? ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। डीमॉड्यूलेट में क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। अब इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्टली आपको रटना है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो जो मॉड्यूलेट है
वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और जो डीमोडुलेट है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल सिग्नल में संग्रहित होती है, जबकि टेलीफोन लाइन पर जानकारी या सूचना एनालॉग वेव्स में संचारित होती है। प्यारे साथियों, कंप्यूटर के अंदर जो जानकारी स्टोर होती है वो डिजिटल सिग्नल के रूप में होती है, और टेलीफोन लाइन में जो सूचना या जानकारी संचारित होती है वो एनालॉग सिग्नल में होती है। तो डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर के अंदर जो भी जानकारी स्टोर होती है, संग्रहित होती है, वो केवल और केवल डिजिटल सिग्नल के रूप में होती है। और टेलीफोन लाइन के द्वारा जो सूचना ट्रांसफर की जाती है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो सूचना का संचार हो रहा है वो प्यारे साथियों एनालॉग सिग्नल में होती है। तो कंप्यूटर में जो डाटा है, जो सिग्नल्स हैं, वो डिजिटल रूप से स्टोर रहते हैं। टेलीफोन लाइन में जो सूचना है, जो डाटा है, वो एनालॉग सिग्नल के रूप में संचारित होते हैं। मोडेम दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक आंतरिक मोडेम, दूसरा होता है प्यारे साथियों बाहरी मोडेम। अब जो ये आंतरिक मोडेम है, यह डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में स्थापित होता है, जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए काम आता है। जो इंटरनल मोडेम है, यह डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में स्थापित होता है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो इंटरनल मोडेम है यह डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में स्थापित होता है, जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए काम आता है, जैसे डायल अप है और वाईफाई है। तो इतना याद कर लो, जो इंटरनल मोडेम है वो कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर स्थापित होता है, जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए काम आता है। ठीक है, जो इंटरनल मोडेम है यह डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में स्थापित होता है। प्यारे साथियों, इंटरनल मोडेम डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में स्थापित होता है, जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटरों के साथ संवाद करने के लिए काम आता है। डायल अप और वाईफाई इंटरनल मोडेम के दो अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल मोडेम के बारे में। यह डेस्कटॉप या लैपटॉप के बाहर होता है, जो कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से जुड़ा होता है। बस इतना याद कर लो, जो इंटरनल मोडेम है वो लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर होता है, जो एक्सटर्नल मोडेम है वो लैपटॉप और डेस्कटॉप के बाहर होता है। इंटरनल जो मोडेम है वो डायल अप या वाईफाई के माध्यम से काम करता है, और जो एक्सटर्नल मोडेम है वो प्यारे साथियों टेलीफोन लाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आप इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। ISDN में I का मतलब है इंटीग्रेटेड, S का मतलब है सर्विस, D का मतलब है डिजिटल और N का मतलब है नेटवर्क। यह कम्युनिकेशन मानकों का एक सेट होता है। आप एज इट इज इसको ऐसे कैसे याद कर लो। ISDN सेम लाइन पर वॉइस और डाटा को संचारित करता है। प्यारे साथियों, जो ISDN है वो सेम लाइन पर वॉइस और डाटा को संचारित करता है। ISDN एक सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क प्रणाली है। ISDN सेम लाइन पर वॉइस एवं डाटा को संचारित करता है। ISDN एक सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर काम करता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क उपकरण के बारे में, नेटवर्क के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में, कि नेटवर्क के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आपको मैं फिक्स 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, एक बार आप स्पीड से रिवीजन कर लो, जिससे कि साथ के साथ में ये काम खत्म हो जाए, साथ के साथ में आपको सब कुछ याद हो जाए।
अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर नेटवर्क के उपकरण के बारे में, जो नेटवर्क के इंस्ट्रूमेंट हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नेटवर्क के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। पहला होता है हब, दूसरा होता है स्विच, तीसरा होता है ब्रिज, चौथा होता है राउटर और पांचवा होता है रूटिंग टेबल। ठीक है, छठा होता है गेटवे। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये नेटवर्क के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो नेटवर्क इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? पहला होता है नेटवर्क इंस्ट्रूमेंट जिसको हम हब बोलते हैं, दूसरा होता है प्यारे साथियों स्विच, तीसरा होता है ब्रिज, चौथा होता है राउटर, पांचवा होता है रूटिंग टेबल और छठा होता है गेटवे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हब से। हब को मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से ही आपस में डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। हब को मल्टीपल पोर्ट, रिपीटर या साझा कनेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। यह लैन में यंत्रों को जोड़ने में काम आता है। भाई लोगों, आज बहुत दिन बाद बरसात आ रही है। यहाँ पर चारों तरफ से आवाज़ आ रही है कि बहुत ज़बरदस्त वाली बरसात आ रही है। बहुत लंबे टाइम बाद बरसात आई है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से गर्मी हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और आज बरसात आ रही है। तो बरसात आने भी एक बहुत बड़ी बात है। जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्मी पड़ रही हो और बरसात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता और फिर बरसात आ जाए, तो ये एक तरीके से गॉड गिफ्ट वाला काम हो जाता है। अब हम हब के बारे में पढ़ते हैं। हब क्या होता है? देखो, मैं हब को समझाता हूँ मैं आपको। हब को मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे साथियों, जो हब है इसको हम मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए काम लेते हैं। इसकी वजह से ही आपस में डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। हब को मल्टीपल पोर्ट, रिपीटर या साझा कनेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। यह लैन में यंत्रों को जोड़ने में काम आता है। प्यारे साथियों, हब क्या करता है? बहुत सारी डिवाइसों को आपस में जोड़ने का काम करता है, बहुत सारी दिशाओं में डाटा देने का काम करता है। अब जैसे इस तरीके से बहुत सारी डिवाइसें आपस में जुड़ी हुई हैं और ये क्या है? हब है। अब यहाँ पर हब क्या होता है? ऐसा मत समझना कि हब कोई एक बहुत बड़ी मशीन होती है। भाई, ये भी एक कंप्यूटर ही होता है। तो हब क्या कर रहा है प्यारे साथियों? ये डाटाओं को चारों तरफ ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। डाटा को क्या कर रहा है? चारों तरफ ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। ये इन सभी डिवाइसों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, इस हब के माध्यम से ये जितनी भी डिवाइस हैं वो आपस में क्या कर रही हैं? जुड़ी हुई है। इस हब के माध्यम से प्यारे साथियों ये जितने भी डिवाइस हैं वो आपस में डाटा का ट्रांसफ़र कर सकती हैं। जैसे ये मशीन इसके पास डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है, ये वाली इसके पास 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 कर सकती है। तो हब के माध्यम से प्यारे साथियों जितने भी डिवाइस हैं वो सभी की सभी आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। और हब है जो मल्टीपल डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए काम किया जाता है। हब को मल्टीपल पोर्ट, रिपीटर या साझा कनेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। प्यारे साथियों, जो हब है इसको मल्टीपल पोर्ट, रिपीटर या साझा कनेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। यह लैन में यंत्रों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्विच के बारे में। स्विच एक से अधिक डिवाइसों को कंप्यूटर नेटवर्क पर कनेक्ट करता है। प्यारे साथियों, जो स्विच है ये एक से अधिक डिवाइसों को कंप्यूटर नेटवर्क पर कनेक्ट करता है। नेटवर्क स्विच हब से बेहतर है, वह उन्नत है, क्योंकि यह डाटा को उसी पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है जिस पोर्ट को उसकी ज़रूरत होती है। यह भी डाटा फॉरवर्ड करने का काम करता है। प्यारे साथियों, जो स्विच है ना वो भी डाटाओं को फॉरवर्ड करने का काम करता है। स्विच भी डाटाओं को फॉरवर्ड करने का काम करता है, लेकिन जो स्विच है ना वो केवल उसी ही सिस्टम को, उसी लैपटॉप को डाटा ट्रांसफ़र करता है जिस सिस्टम को, जिस लैपटॉप को उन डाटाओं की ज़रूरत है। ठीक है प्यारे साथियों, स्विच हब से बहुत ही बेस्ट है और उन्नत है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, हब और स्विच
दोनों एक तरीके से क्या कर रहे हैं, डाटाओं का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। हब और स्विच दोनों के दोनों डाटाओं का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। यदि दोनों में देखी जाए तो जो स्विच है वो हब की तुलना में बहुत बेस्ट होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है प्यारे साथियों, जो स्विच है वो हब की तुलना में अच्छी क्वालिटी का होता है। जो स्विच है वो डेटाओं को केवल उस सिस्टम की ओर ही ट्रांसफर करता है जिस सिस्टम को उन डाटाओं की सख्त जरूरत है, जबकि हब तो क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जो स्विच है ना, केवल डाटाओं को उसी डायरेक्शन में उसी सिस्टम की ओर ट्रांसफर करता है जिस सिस्टम को उन डाटाओं की सख्त जरूरत है। और स्विच प्यारे साथियों डाटाओं को फॉरवर्ड करने का काम करता है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आज हमने ये दो इंटरनेट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो पढ़े हैं। अब बाकी के हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। अगली 4 से 5 क्लासों में प्यारे साथियों हमारा जो ICT है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सारा सब कुछ केवल याद करने का है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पावर के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ।